Good afternoon, Students, everybody. welcome to the post-lunch session of the PhD coursework. Today's speaker is Dr. Ranumeya Shukla. Ma'am is a scientist E at BSIP Lucknow, and ma'am is an accomplished researcher in the field of paleosciences with expertise in reconstructing past climates and environmental changes using geological and biological proxies. Ma'am, your screen is visible. Ma'am, you may please start the presentation. Thank you. 1 minute. I think just give me 1 minute, okay? There's a problem with screen sharing, okay? No problem, ma'am. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, ma'am. Yeah. जैसे कि लास्ट में जब लास्ट मैंने एक लेक्चर लिया था, मैंने आपको ये बताया था कि कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार और ट्रेनिंग वर्कशॉप क्यों इम्पोर्टेंट है आपके पीएचडी कोर्स वर्क में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप सभी पीएचडी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, जैसा कि मुझे पता चला है। जब पीएचडी ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपको अ, सोचना होता है, आपको अपना टॉपिक चूज करना पड़ता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रूशियल टाइम होता है कि आप किस तरीके से आप अपना टॉपिक चूज कर रहे हो, क्या चूज कर रहे हो। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगी कि अगर आप रिसर्च में आए हैं, आपने चूज किया है पीएचडी में, तो आप किस तरीके से आप अपना रिसर्च टॉपिक चूज कर सकते हैं। जब पीएचडी प्रोग्राम में आप एंटर करते हैं तो आपका एक एकेडमिक अचीवमेंट होता है। पीएचडी में आप ऐसे ही आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, आपको कई फेलोशिप्स क्लियर करनी पड़ती हैं, तो एक आपका अचीवमेंट होता है। लेकिन जब पीएचडी में आप आ जाते हैं तो आपका सबसे बड़ी चुनौती जो आपके सामने आती है वो आती है पीएचडी का टॉपिक चूज करना। सारे स्कॉलर्स का एक ही क्वेश्चन होता है आप उसके मेंटर से कि मेरा रिसर्च टॉपिक क्या होगा। तो ये मेंटर की जिम्मेदारी भी होती है, एज वेल एज ये एक स्कॉलर की भी जिम्मेदारी होती है कि वो उस चीज को समझे कि इतना अहम सवाल होता है ये, कि इसको आपको चूज करना बहुत वाइजली चूज करना चाहिए आपको टॉपिक। रिसर्च टॉपिक एक टाइटल नहीं होता है, वो एक पीएचडी जर्नी का डायरेक्शन आपका चेंज होता है। आप तय करते हैं कि आपका पीएचडी जो है किस डायरेक्शन में जाएगी। रिसर्च टॉपिक रिलेवेंस का मतलब है कि जो रिसर्च किया जा रहा है वह अपने फील्ड में मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन करे और साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए यूजफुल हो। अगर रिसर्च रिलेवेंट टॉपिक रिलेवेंट नहीं है तो आप कितनी मेहनत कर लीजिए, कितना भी कोशिश कर लीजिए, उसका लिमिटेड इम्पैक्ट होता है। क्योंकि आपके रिसर्च टॉपिक में आपकी सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं जो आप करना चाहते हैं, जो आपका एम होता है, जो आपका एम्बिशन होता है, सारी चीजें एक उस एक टॉपिक में होती हैं। तो इसलिए आप बहुत वाइजली चूज करें। इसीलिए फर्स्ट ईयर पीएचडी स्टूडेंट के रिसर्च टॉपिक रिलेवेंस को समझना और उसको इवेल्युएट करना बहुत जरूरी होता है। I think there's a problem with the slides. Okay, so let me wait. पीएचडी प्रोग्राम में रिसर्च टॉपिक सिलेक्शन एक बहुत ही आपका इनफॉर्मल नहीं होता कि आप आए, आपने सोचा आप टॉपिक चूज कर लें, लेकिन ये डॉक्टर, जैसे मैंने बोला, आपका एक दिशा और गुणवत्ता तय करती है। आप टॉपिक सिलेक्शन आपका ये निर्धारित करता है कि रिसर्च स्किल्स और फ्यूचर स्पेशलाइजेशन डेवलप कैसे होती है।
टॉपिक सिलेक्शन निर्धारित करता है कि स्टूडेंट किस साइंटिफिक कम्युनिटी का हिस्सा है। आप टॉपिक चूज करते हैं। आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं? नो मैम। नो मैम। ओके, जस्ट गिव मी 1 minute, देयर इज अ प्रॉब्लम आई थिंक विद माय स्क्रीन। अभी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस मैम, अब दिख रही है। यस मैम। ओके 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 ओके। तो मैंने जैसे बताया कि आपके साइंटिफिक कम्युनिटी का हिस्सा। आपका टॉपिक शुरुआत में रिलेवेंट और वेल थॉट आउट होना चाहिए, और आपकी सर्च जर्नी सिस्टमेटिक, फोकस्ड और इंटेलेक्चुअली सेटिस्फाई रहेगी अगर आप इस टॉपिक को सोच समझ के चूज करते हैं तो। आप बाय रिसर्च टॉपिक मैटर्स। रिसर्च टॉपिक पीएचडी स्टूडेंट के लिए डेली एकेडमिक लाइफ डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। एक स्टूडेंट, एक स्कॉलर किस तरह के जर्नल पढ़ेगा, कौन सी कॉन्फ्रेंस होगा, किस आप कौन से मेथोडोलॉजी यूज करेंगे, ये सब रिसर्च टॉपिक पर निर्भर करता है। तो मैंने बहुत एक ही चीज आपको समझिएगा इसमें, एक स्ट्रॉन्ग और रिलेवेंट टॉपिक स्टूडेंट में क्यूरियोसिटी और मोटिवेशन बनाए रखता है, जिससे लॉन्ग टर्म रिसर्च इंगेजमेंट पॉसिबल होता है। इसके अगेंस्ट अगर आप वीक या टॉपिक लेते हैं तो कभी कभी होता है कि आपने एक टॉपिक लिया, आप करना शुरू करते हैं, फिर नहीं ये तो रिलेवेंट है नहीं हमारे फील्ड करेंगे, तो जिससे आपका टाइम बर्बाद होता है। ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन तो पीएचडी में वैसे ही आपका कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन लेवल आ जाता है कि 5 साल की जर्नी होती है, तो आपने शुरुआत में ही अगर आपने गलती कर दी तो फ्रस्ट्रेशन का तो आपका कोई सीमा ही नहीं है, आप फ्रस्ट्रेट ही रहेंगे। और आपका लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस भी जाता है। ओके, इसलिए बहुत सोच समझ के आपको रिसर्च टॉपिक चूज करना पड़ता है। अक्सर यह गलत धारणा लोगों में होती है कि असली सर्च कोर्स वर्क या साइंस अप्रूवल के बाद शुरू होता है। मतलब जैसे कि आप अभी होंगे, आप साइंस लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे, वो करेंगे, तो लोगों को लगता है कि ये जर्नी यहाँ से शुरू थी। नहीं, लेकिन जब पहले दिन आप माइंडसेट डेवलप करते हैं पीएचडी करने के लिए, आपने एंटर किया, आपने सोचा ही, क्योंकि पीएचडी ऐसे ही नहीं करते हैं आप, क्योंकि इट्स 5 साल की जर्नी, 4-5 साल की जर्नी को आप ऐसे थोड़ी करेंगे हम पीएचडी कर देंगे। आप बहुत सोच समझ के किसी टॉपिक में आप एक चूज करते हैं, इस सब्जेक्ट में, इस पर्टिकुलर पे सर्च करनी है, आपको बहुत सोच समझ के उस चीज को करना होगा। फर्स्ट में कॉन्सेप्ट समझने, टर्मिनोलॉजी और सर्च लिटरेचर से परिचित होने की सबसे मेन है। और जो सीरियसली लेते हैं फर्स्ट फेज, कि जो रिसर्च या हम करिए, जब टॉपिक होगा या फिर हम सर्विसेज लिखेंगे या जब हमारा मेथोडोलॉजी शुरू होगा, pattern शुरू करेंगे तब आप serious लेंगे। अगर आपने फर्स्ट स्टेप आपने गड़बड़ कर दिया, फिर आगे टॉपिक्स के एक अच्छा रिसर्च टॉपिक कई महत्वपूर्ण क्राइटेरिया को फॉलो करता है। सबसे पहले टॉपिक की साइंटिफिकली रेलेवेंट होना चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए। आप किसी को कॉपी उसका देखा आपने, आपने उसको कॉपी कर लिया, जिसका सोचा है, जिसका कॉपी करने जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर रिसर्चर ने
कुछ सोच समझ के वो टॉपिक रखा होगा। उसकी जो कीवर्ड्स होंगे उस टॉपिक के, वो उसने अपनी अपने आप को उस चीज पे रख के देखा होगा। आप उसको फिजिबल होना चाहिए। आपका टॉपिक भले ही छोटा है, हम नहीं कह रहे हैं कि आपका टॉपिक बहुत लंबा 2 लाइन का होना चाहिए। टॉपिक छोटा होना चाहिए, लेकिन उसमें एक नया पर्सपेक्टिव और अप्रोच होनी चाहिए। फिजिबल होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टॉपिक ऐसा होना चाहिए जिसको सही समय पर, सही इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और सही फंडिंग में पूरा किया जा सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने टॉपिक चूज कर लिया, बहुत सारी प्रॉक्सी डली, बहुत सारी चीजें उसमें ऐड कर ली, बट आपके पास फंडिंग नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, उस चीज का आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही नहीं है उसको फुलफिल करने का। आपने बहुत सारी प्रॉक्सी ले ली, पर उन प्रॉक्सीज को पूरा करने के लिए आपके मशीन नहीं है। तो आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी कि आपके पास आपका आप जिस संस्थान में, जिस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, या आपके जो कोलैबोरेटर्स हैं, उनके पास उन वो सब चीजों के इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं। या बाद में आप ये कहें कि नहीं मेरे पास वही नहीं, मैं किस संस्था में जाऊं, किससे कोलैबोरेट करूं। जरूरी नहीं कि जिस टाइम पे आपको कोलैबोरेशन की जरूरत है, आपको उस टाइम पे उस पर्टिकुलर टॉपिक का या उस पर्टिकुलर प्रॉक्सी का कोलैबोरेशन मिल जाए। कोई जरूरी नहीं है। आपका सुपरवाइजर जो है उसका एक्सपर्टीज के साथ अलाइनमेंट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इफेक्टिव सुपरविजन के बिना सर्च क्वालिटी अफेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज रिसर्च रेलेवेंस। रिसर्च का मतलब है कि या कमर्शियली यूजफुल। फंडामेंटल सर्च भी एक मानी जाती है जब वह एग्जिस्टिंग नॉलेज गैप को आइडेंटिफाई करके उसे एड्रेस करती है। सबसे बड़ी चीज है, आप वो किसी भी रिसर्च में आप करने जा रहे हैं अपना रिसर्च किसी भी टॉपिक में, किसी भी फील्ड में, उसमें जो गैप्स होते हैं, गैप्स मतलब आप समझ रहे हैं कि ये डॉट, आपने 2 डॉट लगाई हैं, उन डॉट्स को आपको फिल करना है। 1 डॉट से आपको सेकंड डॉट तक आपको एक लाइन खींचनी है, उन 2 डॉट्स को कनेक्ट करना है। आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, 4 प्रॉब्लम ने आइडेंटिफाई की, लेकिन उस आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम को कैसे फुलफिल करना है, उस गैप को। बहुत सारे, आप जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो आप देखते हैं बहुत सारी चीजें हो चुकी है आपके रिसर्च में, लेकिन एक गैप दिखता है आपको कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज है, ये पर्टिकुलर ये नहीं हुआ है। दैट इज कॉल्ड गैप। आप उस गैप को आपको एड्रेस करना होता है, या किसी स्टैब्लिश कॉन्सेप्ट को नए डेटा या इंटरप्रिटेशन के माध्यम से आपको रिफाइन करना होता है। ये भी होता है, बहुत सारा काम हो चुका है, बट आपका डेटा उसको मान रहा है या नहीं मान रहा है, आपको ये भी देखना होता है। बहुत चीजें, आप अगर नई प्रॉक्सी लेंगे तो हो सकता है जो स्टैब्लिश फैक्ट होते हैं वो आपको लगता है कि नहीं ये तो है ही नहीं है, ये फैक्ट तो है ही नहीं, ये तो गलत है, आपका रिजल्ट सही है, तो आप उस कर सकते हैं। ऐसे टॉपिक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करते हैं, डिसिप्लिन की ग्रोथ में योगदान है। अब बहुत समझेंगे पहले कि क्या काम हो। मैंडेटरी इन रिसर्च फील्ड, आपको समझना पड़ेगा, आपको पब्लिकेशंस देखने पड़ेंगे।
आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मैम। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आई थिंक नेटवर्क की प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो थोड़ा सा लैगिंग रहेगी। ओके, तो ओके। मैम हाँ, आपका वॉइस भी बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो कुछ इश्यूज है यहाँ पे, नेटवर्क के मॉर्निंग से ही है, इसलिए नो बहुत प्रॉब्लम, स्लो नो प्रॉब्लम। इंटरनेट यहाँ पे। तो क्या ब्रेक हो, अभी भी ब्रेक हो रही है? मैम अभी तो क्लियर है। ओके, तो मैं शुरू करूँ? हाँ जी मैम। ओके, तो हम लोग थे लिटरेचर रिव्यू। कितना इंपॉर्टेंट है लिटरेचर रिव्यू? लिटरेचर रिव्यू पीएचडी का बैकबोन होता है, आप कह सकते हैं इट्स बैकबोन। ये स्टूडेंट को समझने में मदद करता है कि रिसर्च एरिया में अब तक क्या काम हो चुका है, कौन कौन से क्वेश्चंस अभी अनआंसर्ड हैं। ये एक रीडिंग एक्सरसाइज नहीं है। आप ही नहीं कर सकते कि आप बैठ जाएं, आप लाइब्रेरी में जाके बैठ जाएं और आपने शुरू कर दिया, आपने पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, एमएससी एमए में आप जैसे पढ़ते हैं, आपने पढ़ना शुरू किया, ऐसे नहीं कर सकते। आपको इसको समझना पड़ेगा, आपको क्रिटिकल इवेल्युएशन करना पड़ेगा अपने रिसर्च टॉपिक चूज करने के लिए लिटरेचर रिव्यू के थ्रू। जैसे मेथड होता है, डेटा क्वालिटी होती है, और कंक्लूजन को एनालिसिस किया जाता है। फर्स्ट ईयर में करने से स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रिसर्च प्रपोजल लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड होता है। Confidence बढ़ता है क्योंकि आपको पता है कि आप अपना काम भी प्रेजेंट करेंगे। आप जब जाएंगे, आपका जो टॉपिक है उसमें भी आपका लिटरेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। आपका क्या काम हो चुका है, आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता है कि ये तो आपने ये कर रहे हैं, आपके पहले ही काम कर चुके हैं, क्या रिलेवेंस है। तो आपको डॉट्स कनेक्ट करनी पड़ती है। हमारे रिसर्च में क्या है, आपको डॉट्स कनेक्ट करनी पड़ती हैं। ये सारी डॉट्स एक ही जगह से होती हैं, एक ही चीज होती है, बट आपको अपने लॉजिक से, अपने रिसर्च से उन डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ता है। जो ओरिजिनलिटी होती है, ओरिजिनलिटी का मतलब ये है कि स्टूडेंट को पूरा सब्जेक्ट इन्वेंट करना है। आपको ये थोड़ी करना है कि नहीं, आपको एक सब्जेक्ट लेके आ गए, नहीं। ओरिजिनलिटी का मतलब होता है एग्जिस्टिंग लिटरेचर में रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करना और उसे एड्रेस करना। आपने पर्टिकुलर चीजें ये हुई है, हम उसको करेंगे, लेकिन एड्रेस कैसे करेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लिटरेचर रिव्यू के टाइम आपको एक स्टूडेंट, एक स्कॉलर को ही देखना पड़ेगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, किसी एस्पेक्ट को explain किया गया है, कोई मेथड जो आप ले रहे हैं। क्योंकि आप लिटरेचर में भी देखें ना, कौन से मेथड्स आप यूज किए, आउटडेटेड तो नहीं हो गया है कि आप उसी मेथड को यूज करने जा रहे हैं, हो सकता है वो आउटडेटेड हो गया हो। रिजल्ट जो है कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी है तो आपको उसको कैसे टेकअप करना है, उसको आपको छोड़ना है या उसको लेके चलना है कॉन्ट्राडिक्टरी को। जब एक स्कॉलर इन गैप्स को समझता है, तभी ओरिजिनल रिसर्च पॉसिबल होती है। ओरिजिनल रिसर्च एग्जिस्टिंग पैराडिग्म को चैलेंज भी कर सकती है, उनको स्ट्रेंथन भी कर सकती है। यही ओरिजिनलिटी ऑफ रिसर्च टॉपिक। ये बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है आपकी रिसर्च का। कई बार आप शुरुआत में बहुत एम्बिशियस होते हैं, बहुत एम्बिशियस टॉपिक आप, अच्छा है किसी ने काम नहीं किया है, हम इसको लेके चलते हैं, आपने गाइड से बात की, आपने अपने फेलो कलीग से बात की, लेकिन बाद में रियलाइज होता है कि तो रिक्वायर्ड डेटा आपने है ही नहीं आपके पास। आपने इतना बड़ा टॉपिक चूज कर लिया, आपके पास जो लिया है उसका रिक्वायर्ड डेटा ही नहीं है, लैब फैसिलिटी लिमिटेड है, फील्ड वर्क पॉसिबल नहीं है, आपने कोई ऐसा है ही नहीं, ये टाइम नहीं है, टाइम लिमिटेशन है आपके पास। तो आपको एक फिजिबल टॉपिक चूज करना पड़ेगा जो आपके पीएचडी ड्यूरेशन में कंप्लीट किया जा सके, अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग पॉसिबिलिटी के साथ। और आपका जो सुपरवाइजर है उसमें उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, क्योंकि आप विदाउट सुपरवाइजर आप कुछ नहीं कर सकते ऑब्वियसली। आपका सुपरवाइजर है, आपने टॉपिक चूज किया, उसमें वन ऑफ द एक्सपर्टीज उसकी है, वन ऑफ द एक्सपर्टीज आपने का दूसरे की है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो चीजें ले रहे हैं आपका
सुपरवाइजर है तो आपको एज ए को सुपरवाइजर पर्टिकुलर प्रॉक्सी के जो एक्सपर्ट है आपको उसको को सुपरवाइजर भी ऐड करना पड़ेगा। फिजिबिलिटी को इग्नोर करने से रिसर्च डिले, मेंटल स्ट्रेस और डीमोटिवेशन, जैसे मैं पहले ही बोला था, बढ़ता है। इसीलिए रिसर्च टॉपिक इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ प्रैक्टिकल और अचीवेबल होना चाहिए। इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ये आपकी पहली शर्त है, बट प्रैक्टिकल अचीवेबल होना चाहिए, इसकी दूसरी शर्त है। कभी भी आप एकदम नहीं हो सकता, किसी ने काम नहीं किया दुनिया में हम करेंगे, आप करेंगे ठीक है, लेकिन करने के साथ क्या आप इसको अचीव कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है जो आप खुद से पूछना होता है कि आपने ये चूज किया, आप इसको एड्रेस कर पाएंगे विद इन दीज लिमिटेशंस। तो रिसर्च टॉपिक आप ऐसा चूज करिए जो कि आप एड्रेस कर पाए। अब ये है आज की रिसर्च अचीवमेंट में टॉपिक को ब्रॉड साइंटिफिक, नेशनल और ग्लोबल थीम से जोड़ना इंपॉर्टेंट हो गया है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका काम तभी जाना जाएगा या लोग सुनेंगे जब उसकी आप नेशनल और इंटरनेशनल। आपको आवाज आ रही है सभी को मेरी? यस मैम। यस यस मैम। मैम, आवाज आ रही है। ओके ओके, क्योंकि हम आप इंटरनेट दिखा रहे हैं इसलिए। तो जब तक आप कोई नेशनल प्रॉब्लम या ग्लोबल चैलेंजेस को अपने रिसर्च टॉपिक में नहीं लेते हैं, तब तक आपकी जो आपकी विजिबिलिटी है नहीं होगी। आपको एक ऐसा टॉपिक चूज करना पड़ेगा, एक ऐसा चीज जो आप किसी एक ग्लोबल चैलेंज को फोकस करता हो। क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, बायोडाइवर्सिटी लॉस, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पे रिसर्च फंडिंग, रिसर्चर जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फंड करती हैं, कोलैबोरेशंस होते हैं। तो यदि रिसर्च टॉपिक इन थीम्स पे लॉजिकली अलाइन करता है तो उसकी रिलेवेंस और विजिबिलिटी बढ़ जाती है। बेसिकली आपको करना क्या, आपको विजिबिलिटी दिखानी है आपको अपनी। आप मकसद आपका यही होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो विजिबल हो, आपका पहला मकसद यही होता है। अदरवाइज बहुत सारे पीएचडी होती हैं, वो काम नहीं होता है। विजिबिलिटी आपकी थीसिस की होनी चाहिए। सबसे पहला कदम टॉप आ चुकी हूँ। आपको ऐसा प्रॉब्लम लेना पड़ेगा जिसका ग्लोबली रिकग्निशन हो, ग्लोबली इंपॉर्टेंस हो, वो आपको चाहिएगा। तो उसके बाद टॉपिक एंड स्किल डेवलपमेंट। रिसर्च टॉपिक ये डिसाइड करता है कि स्टूडेंट कौन कौन सी टेक्निकल, एनालिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल स्किल डेवलप करेगा। टॉपिक के अकॉर्डिंग लेबोरेटरी टेक्निक्स, फील्ड मेथड्स, स्टैटिकल टूल्स और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म आपको सीखने पड़ते हैं। ऑब्वियसली आपको जो भी इस पर टॉपिक क्लियरिटी होने से स्टूडेंट वर्कशॉप, ट्रेनिंग और कोर्सेज स्ट्रेटेजिकली प्लान कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया हो। अगर आपको अपना टॉपिक क्लियर है, आपने टॉपिक चूज कर लिया वाइजली, तो आप अकॉर्डिंगली रिसर्च, एक्चुअल रिसर्च शुरू होने से पहले आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, वर्कशॉप ले सकते हैं, आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। ये तभी करेंगे जब आप टॉपिक चूज कर लेंगे आप अपना वाइजली। अब रोल ऑफ सुपरवाइजर एंड रिसर्च ग्रुप, जो आपके फेलो कलीग्स होते हैं, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका मेंट जो सुपरवाइजर होता है वो आपका मेंटर और गाइडेंट की इंटरेस्ट के बीच में संतुलन बनाना चाहिए। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, प्लस आपके सुपरवाइजर का एक्सपर्टीज होनी चाहिए। अब आपका इंटरेस्ट कुछ और कह रहा है, आपका सुपरवाइजर का जो एक्सपर्टीज है वो कुछ और कह रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको गाइड, आपको आपका सुपरवाइजर आपको गाइड करेगा कि भाई इस आपको आपको अपने सुपरवाइजर की एक्सपर्टीज भी देखनी पड़ेगी उसमें। रिसर्च ग्रुप के साथ इंटरेक्शन एक पीयर लर्निंग होता है, जहां स्टूडेंट दूसरों की मिस्टेक से सीखते हैं और नए आइडियाज डेवलप करते हैं। रेगुलर मीटिंग्स और डिस्कशन रिसर्च डायरेक्शन को फोकस रखते हैं, अननेसेसरी डेविएशन से बचते हैं।
अगर आपका रिसर्च ग्रुप बहुत ही स्ट्रांग है तो आपका ऑब्वियसली आपकी पीएचडी, आपकी जो जर्नी है बहुत स्मूथली जाएगी। अब कॉमन मिस्टेक जो सारे ही स्कॉलर्स करते हैं, ओवर एम्बिशन। जैसे मैंने बोला, आप ओवर एम्बिशन में आप बहुत ब्रॉड टॉपिक चूज कर लेते हैं जो कि पॉसिबल नहीं होते हैं। ठीक है, आप यह सोचकर कि बड़ा टॉपिक बेहतर रिसर्च होगा, कई बार टेंट्री आइडियाज को ब्लाइंडली फॉलो कर दिया जाता है बिना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। आपने ले लिया, आपको नहीं पता कि आपका जो कॉन्सेप्ट लिया है उसकी आपको कितना अंडरस्टैंडिंग है। आप जस्ट आपको उसको आप गो विद द फ्लो होता है ना, आपने पढ़ा, आपने नहीं चूज करने चाहिए। आपको टॉपिक वही चूज करना है जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो। लिटरेचर रिव्यू, ऑब्वियसली आप लिटरेचर रिव्यू नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके जो रिसर्च है उसका बेस क्या है। फिजिबिलिटी इग्नोर करना कॉमन मिस्टेक है। ये ये जो आप देखते हैं, ये जो एरर होंगी जो लेटर स्टेज में प्रपोजल रिजेक्शन, डेटा इश्यूज और पब्लिकेशन डिफिकल्टीज का आपका कारण बनते हैं। हाउ टू रिफाइन रिसर्च टॉपिक। रिसर्च टॉपिक रिफाइनमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। नेचुरली टॉपिक ब्रॉड होना स्वाभाविक है, लेकिन लिटरेचर रिव्यू, सेमिनार, सुपरवाइजर फीडबैक ग्रेजुअली नैरो किया। जैसे कि आप आपके सुपरवाइजर ने सपोज आपको बोला कि ठीक है आप जाइए, आप टॉपिक लेके आइए, मुझे 3 या 4 टॉपिक दीजिए जो आप सोच रहे हैं आपके लिए, आपकी रिसर्च के लिए बेटर है, आप इस पे काम करना चाहते हैं। जो मेंटर्स होते हैं वो यही करते हैं। मैं भी अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनको ये बोलती हूँ कि ठीक है, आपका जो फील्ड है, आपका ये फील्ड है, ठीक है, आप इस फील्ड से रिलेटेड आप मुझे जितना आपने पढ़ा है अभी तक मुझे टॉपिक ला के दीजिए। राइट, टॉपिक चूज करते हैं। आपने टॉपिक 3 4 चूज कर लिए, ऑब्वियसली आप में समझ नहीं होती है, आप फील्ड नहीं होता, आप टॉपिक चूज करके क्या आते हैं तो ब्रॉड हो सकते हैं। फिर उन ब्रॉड टॉपिक को आपको नैरो डाउन करना होता है, आपको क्वेश्चन सोचते हैं, आपको समझना होता है। रिफाइनमेंट रिसर्च क्वेश्चन क्लियर, ऑब्जेक्टिव, अचीवेबल बनते हैं, क्योंकि आप जो रिसर्च टॉपिक चूज करेंगे आपको उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव लेने ऑब्जेक्टिव लेने होंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स वही लेंगे जो आप ऑब्वियसली कर पाएंगे। टॉपिक आपको चूज करना होता है। करना होता है तो आप उनके पास लेके जाएंगे आपके टॉपिक्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स, आप अपने सुपरवाइजर के पास लेके जाएंगे, आप उनसे डिस्कस करेंगे कि ये मैंने सोचा है, इस तरह से मैं करने की सोच रही हूँ, मैं या सोच रहा हूँ। तो वो डिस्कशन से सपोज आप 4 लेके जाएंगे, 4 में से नैरो डाउन करके आप और आपके जो सुपरवाइजर हैं एक टॉपिक पर आप अग्री होंगे कि हाँ ये दिस इज द टॉपिक जिस पे आप काम कर सकते हैं। अब बात होती है आपके का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है। जैसे कि आप 3 पॉइंट देंगे, थीसिस प्रॉपर्टी, करियर अपॉर्चुनिटी, रिसर्च आइडेंटिटी। क्लियर है, जो 3 पॉइंट्स बहुत क्लियर है। आपकी थीसिस की क्वालिटी कैसी होगी ये डिपेंड करता है, पब्लिकेशन कैसे निकलेंगे, और आपकी आइडेंटिटी। क्योंकि जो आप काम करेंगे, जो आपने टॉपिक चूज किया उसी से आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, उसी उसी से आपके रिलेटेड काम होगा, तो उसी से पब्लिकेशन निकलेंगे। सीधी सी बात, ये सारी चीजें अलाइन हैं। तो आपके पब्लिकेशन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होते हैं और आपके पेपर से आपकी आइडेंटिटी होती है, और रिसर्च थीसिस से ही आपको कैरियर अपॉर्चुनिटी मिलती है। इंटरलिंक्ड है आप, सारी ये चीजें। आपने सर टॉपिक चूज किया, आपने सर आगे बढ़ाई, पब्लिकेशन करने शुरू हुए। अगर आपने बहुत ही वीक टॉपिक चूज किया होगा या आपने ऐसे चूज कर लिया, चलो कुछ भी चूज कर लेते हैं, तो आपकी पब्लिकेशन नहीं होंगी, होंगे भी तो 1 2 होंगे, वो भी बहुत लोअर इम्पैक्ट फैक्टर में होंगे। तो आपको बहुत सोच समझ के, बहुत वाइजली आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, क्योंकि इसी से ये आपका बेस है यहाँ पर। अगर आपने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया तो आपकी आगे आने वाली जो आपके साल हैं, जो आपकी रिसर्च है, बहुत बहुत टफ हो जाएगी। क्योंकि
प्रॉब्लम ये है, यू कैन नॉट चेंज योर टॉपिक, यू कैन नॉट चेंज योर ऑब्जेक्टिव्स। तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ के आपको चूज करना पड़ेगा। थीसिस क्वालिटी डिपेंड की थीसिस क्वालिटी, क्योंकि आप जब थीसिस होगी, आप थीसिस आप रिव्यू के लिए जाएगी, जब आप सबमिट करेंगे, तो ऑब्वियसली क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो रिजेक्ट हो सकती है। थीसिस रिजेक्ट होती है, ऐसा नहीं, आप इस मिथ में नहीं रह सकते कि थीसिस रिजेक्ट नहीं होती है। अगर किसी रिव्यूअर ने नेगेटिव कमेंट दे दिए तो आप थीसिस ओपन हो जाती है, आपको थीसिस रिवाइज करनी पड़ सकती है। इट्स गोइंग टू वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कि आप थीसिस रिवाइज होना। इनिशियली स्टेज पे आपको नहीं समझ में आएगा, आपने कर दिया ठीक है लेके चलते हैं चलो, लेकिन धीरे धीरे आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं जो पड़ती है, इसीलिए जब आप बहुत इजी है, क्योंकि फर्स्ट ईयर बहुत इजी होता है आपका, आपके पास टाइम होता है, आप लिखने आपको आपके रिसर्च जो आपका जो प्रॉक्सीज हैं, आप जो प्रैक्टिकल्स हैं वो शुरू नहीं होते हैं, आप आराम से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसी टाइम पे आपको जो डिसाइड करना है, आपको अपने कलीग से डिसाइड करना है, फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है, मेंटर के साथ डिस्कस करना है, आप डिस्कस कर लीजिए। एक टाइम बाद आप पीछे नहीं जा सकते, आप रिसर्च टॉपिक चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज कर रहे हैं इट्स गोइंग टू बी लॉन्ग प्रोसेस, आप जाएंगे, आप एप्लीकेशन देंगे, आप चक्कर लगाएंगे यूनिवर्सिटी के, आप बीसी का साइन होगा, ये साइन होगा, रीजन देना पड़ेगा, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेशन होती हैं। और फ्रस्ट्रेशन अलग से, क्योंकि टॉपिक चूज किया है, इसलिए आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दिख रही है, आपको आपकी आइडेंटिटी नहीं दिख रही है। फ्रस्ट्रेशन तो होना ही होना है। इसलिए दिस इज अ टाइम जहां पे आप अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं, अपने आप को सोच समझ के अपना टॉपिक चूज कर सकते हैं। इसीलिए सिलेक्शन टॉपिक को शॉर्ट टर्म कन्वीनियंस की बजाय लॉन्ग टर्म एकेडमिक विजन के साथ आपको चूज करना पड़ेगा। अब पर्सनल इंटरेस्ट मोटिवेशन तो ऑब्वियसली होता है, जिसमें कि फेलियर होता है, आपकी रिजेक्शन होता है, और आप सक्सेस सक्सेस मिलती है आपको। लेकिन आपको सबसे बड़ी चीज है पीएचडी में, मैं यहाँ कहना चाहूंगी, आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट। अगर आपका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है थीसिस में, आप सिर्फ डिग्री के लिए कर रहे हैं कि आपको डिग्री मिल गई तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते, कुछ नहीं कर सकते फिर आप, क्योंकि पीएचडी, ये ज्यादा आप एक एज पे भी खड़े, पीएचडी करते करते आपकी एक एज भी आ जाती है, उस एज पे आप पीएचडी करने की सोच रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसा आपके आने वाले साल है, क्योंकि इसके बाद आपका, या तो आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, या तो आप एज अ साइंटिस्ट अप्लाई करेंगे, तो बहुत टाइम आपका जाएगा। तो अगर आपने यहाँ पर आपका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है तो आई एम सॉरी, आप आगे आपका बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मोटिवेशन होना चाहिए, पीएचडी है मुझे करना है इसलिए मैं पीएचडी कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा मोटिवेशन है, मुझे करना है। और मोटिवेशन कहाँ से आएगा आपका? और ऑब्वियसली कि आपके पास दो तीन पॉइंट्स होने चाहिए पीएचडी करने के लिए। मैं इसलिए पीएचडी कर रहा हूँ, इस टॉपिक पे कर रहा हूँ, इस थीम पे कर रहा हूँ, और मेरा इंटरेस्ट है। तो और टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है तो मोटिवेशन बहुत मुश्किल है, सीधी सी बात है। आपको मोटिवेशन तभी होगा ना जब आप इंटरेस्ट, जब आप कहीं घूमने भी जाते हैं तो इसी मोटिवेशन है। कोई भी आप काम करते हैं वो आपका इंटरेस्ट होता है, और आपको मोटिवेशन होता है। अगर आप नहीं है इंटरेस्ट तो आप कैसे करेंगे? कंसिस्टेंसी बनाने में हेल्प करता है, चैलेंजेस फेस करने में स्ट्रेंथ देता है, और इंडिपेंडेंट थिंकिंग को करता है आपकी। इसीलिए टॉपिक सिलेक्शन में पर्सनल क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट, एंगेजमेंट, रिसर्च एंगेजमेंट और सेटिस्फैक्टरी एसेंशियल है। तो आपको बहुत इन्वेस्ट है इसमें। मैं सभी को ये सलाह देती हूँ कि टाइम इन्वेस्टमेंट एक ऐसी स्टेज पे है जहां पे आपको पीछे जाने का आपके पास टाइम होगा नहीं, ऑब्वियसली आप आगे बढ़ चुके हैं।
पीएचडी हाफ में आप छोड़ेंगे तो आ जाएंगे। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं आया तो आप पीछे जा नहीं सकते, क्योंकि आप फिर से टॉपिक चूज करेंगे तो आपको एक नया मेंटर चाहिए, एनरोलमेंट चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब आपके लिए पीएचडी एक बड़ा बन जाएगी। आप कैसे पीएचडी करेंगे? मतलब मैं आपको डिफाइन नहीं कर सकता, बट मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये करना कि आप पीएचडी, आप बिना इंटरेस्ट के आप पीएचडी कैसे करेंगे अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो। की टेक होम मैसेज आपका यही है कि सच टॉपिक सिलेक्शन इज सीरियस एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। फर्स्ट ईयर जो पीएचडी का होता है, जैसे मैंने बताया, फाउंडेशन फेज होता है जिसमें सही हैबिट्स और रिसर्च थिंक जाती है। क्रिएटिविटी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी रिसर्च सक्सेस के पिलर से। क्यूरियोसिटी, मैं फिर समझा रही हूँ आपको, अगर क्यूरियोसिटी एक एक रिसर्च स्कॉलर के अंदर क्यूरियोसिटी है, नहीं है, फिर आप पीएचडी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपको एक डिग्री चाहिए, आपके पास करने कुछ है नहीं। ठीक है, आपके पेरेंट्स ने कहा कि आप जाइए एक डिग्री लेके आ जाइए, आप पीएचडी कर लीजिए, आपके पास टाइम है, आपने पीएचडी कर ली, तो वो एक अलग चीज हो गई कि आपके पास टाइम है, आपके पास करने कुछ नहीं है। लेकिन अगर इंटरेस्ट है तो आपको क्यूरियोसिटी आपकी होनी चाहिए, क्रिटिकल अप्रोच होनी चाहिए आपकी। इन लास्ट में आप ये मैं यही कह सकती हूँ कि रिसर्च टॉपिक रिमेंस आपकी क्वालिटी, इम्पैक्ट और सस्टेनेबिलिटी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। आपका रिसर्च टॉपिक एक फर्स्ट ईयर पीएचडी स्टूडेंट को एक्टिवली अपने टॉपिक को एक्सप्लोर करना, जस्टिफाई करना, रिफाइन करना सीखना चाहिए। पहले एक्सप्लोर करेंगे, ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला स्टेज 3 है। आप पहले एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर में आपका क्या आएगा, लिटरेचर रिव्यू आएगा, लिटरेचर रिव्यू करेंगे, ढूंढेंगे, समझेंगे, डेवलप करेंगे अपनी थिंकिंग को, राइट। फिर जो टॉपिक आपने लिया, आपने सपोज किया मैं इस टॉपिक पे काम करना चाहता हूं, तो आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वाई, क्यों इस टॉपिक को आपने चूज किया, यही टॉपिक क्यों, कुछ और क्यों नहीं। ठीक है, उसके बाद आप उसको रिफाइन करेंगे, प्रॉपर गाइडेंस, पेशेंस और कंटिन्यूस एफर्ट से आपकी क्लैरिटी, आपकी जो अनसर्टेनिटी है, धीरे धीरे आप क्लैरिटी में बदलती है और आपका रिसर्च मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल बनता है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू, आई थिंक मैंने जितना कहना था मैं कह चुकी। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच मैम। मैम आई होप सबको समझ में आया, एंड इफ एनी स्टूडेंट्स हैव एनी डाउट या मैम से आपको कुछ पूछना है तो दिस सेशन इज ओपन फॉर दैट। श्योर। मैम एवरीवन इज एक्नॉलेजिंग द सेशन, तो आई थिंक किसी को मैम कुछ डाउट्स नहीं है, तो मैम वी कैन कंक्लूड दिस सेशन विद योर परमिशन। ओके श्योर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। मैम इस जो लेक्चर था उसका मैम हम जो वीडियो है वो यूट्यूब पे हमारे चैनल पे मैम अपलोड कर देंगे विद योर परमिशन। श्योर श्योर। डेफिनेटली मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू सो मच। मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आई एम सॉरी कि आप लोग फोन कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, पर चूंकि आज हम लोग के ऑफिस में कुछ था तो हमें कहा गया था कि घर चले जाइए और घर से क्लास करिए, तो मैं ड्राइव कर रही थी। नो मैम, डेफिनेटली मैम, नो प्रॉब्लम हाँ, अच्छा, मैम। मैम कैन ठीक वी है। स्टार्ट द आज सेशन? का या आई एम बिल्कुल मैम, जी जी। एग्जैक्टली रेडी। हाँ, मैं Students, शेयर कर our रही session, we are starting the session now. Our speaker for today is हूँ। Dr. Trina Bose. Ma'am is a scientist C at Birbal Sahni Institute of Paleosciences, Lucknow. And ma'am's work is centered on paleosciences with a focus on reconstructing past climates and environmental changes using geological and biological proxies. गौरव सर, क्लास स्टूडेंट्स तो वही हैं जो कल थे। हाँ जी मैम, सेम है मैम। हाँ,
हाँ, नहीं तो इसलिए ये बताने से पहले आज तो मैं प्रेजेंटेशन से प्रेजेंट करूंगी, जी मैम। पर मैं आपको आज शाम को या अभी मतलब थोड़ी देर में आपको एक एक्सेल फाइल भेजूंगी, क्योंकि अगला दो क्लास है मेरा, उसमें स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस एंड टेबुलेशन एंड एमएस एक्सेल है। तो राइट मैम। चूंकि डेटा एनालिसिस और टेबुलेशन जो है एक्सेल से सिखाना आसान पड़ता है, हाँ जी तो मैम। मैं दोनों क्लास साइड बाय साइड लूंगी। डेफिनेटली मैम। तो मैं पहले से ही एक टेस्टिंग का एक्सेल शीट भेज दूंगी, और करेक्ट मैम। कल स्टूडेंट्स आए अपने सिस्टम में, जब वो अटेंड करें तो वो साइड में उनको एक वो जो एक्सेल शीट मैं भेज दूंगी, और उसमें उसमें दे कैन वो एक्सरसाइज जो मैं दूंगी वो उसमें करने में आसानी रहेगी। डेफिनेटली मैम। तो हाँ, तो हाँ मैडम, एक्चुअली कल मैं एक्चुअली आई वांट टू रिक्वेस्ट टू स्टूडेंट कि कल जिस तरीके से मैडम ने बोला कि मैम हमारे साथ आज ही एक्सेल फाइल शेयर करेगी, और कल हमको लाइव इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, तो हाँ, मे बी हर स्टूडेंट के पास लैपटॉप या पीसी ना हो, तो कल ऐसे भी ट्राई कर सकते हो कि स्टूडेंट कैन मेक अ ग्रुप जहाँ जहाँ भी आप हो आजू बाजू से, आइदर यू शुड अप्रोच द लैपटॉप और पीसी, और आप लोग ग्रुप में बैठ के भी अपने डिपार्टमेंट जा सकते हो, कोई ऑफिस जा सकते हो और ये प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू मैम, आप यू में कंटिन्यू मैम। हाँ, ये बात सही है आपकी। यहाँ तक कि अगर आपके पास मतलब एक्सेल या इस तरह का एक्सेस नहीं है, तो गूगल शीट्स एक ऐप होती है जो ऑनलाइन मोबाइल पे भी चलता है या टैबलेट पे भी चलता है, तो गूगल शीट्स भी यूज कर सकते हैं। वही जो फाइल में भेजूंगी उसको गूगल शीट्स पे आप ओपन करके आप जो मैं एक्सरसाइजेस बोलूंगी वो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये वाला शुरू करती हूँ। कल जी मैम। बात हो रही थी, जो हम लोग रिसर्च थिंकिंग है उसको इन राइटिंग और फॉर्मल रूप में कैसे उसको लिखते हैं या उसका नोट करते हैं। लेकिन जो हम कंपाइलेशन कर रहे हैं, कल जो बात हो रही थी कि वो पर्सनल हमारे किस किस काम आता है, कि हमारे जो पर्सनल काम आता है वो उसका हम क्या कर सकते हैं। लेकिन रिसर्च मटेरियल सिर्फ पर्सनल के लिए नहीं होता है। रिसर्च मटेरियल आप अगर पीएचडी कर रहे हैं या साइंटिस्ट हैं या रिसर्चर्स हैं, फॉर्मली वही काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको रिसर्च मटेरियल शेयर भी करना होता है। नहीं तो आपको क्रेडिट क्या मिलेगा? आप जो नया कुछ कर रहे हैं, आपको क्रेडिट मिलने के लिए आपको उसको शेयर करना होता है, या और कोई बड़ी चीजें होती हैं जो वो शेयरिंग का जो पॉइंट है वो इससे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि कभी कभी क्या होता है कि काम किसी ने किया होता है, क्रेडिट कोई और ले जाता है, फिर आपको प्रूव करना होता है कि आपने ये काम किया था, और जिसने क्रेडिट लिया है उसका क्रेडिट जो है या तो नहीं है या अधूरा है। तो वो प्रूफ करने के लिए भी आपके रिटन नोट्स बहुत जरूरी होते हैं। लोग कहेंगे कि भाई और अब ये हम बोलना चाहेंगे कि ये नोट्स दो तरह के होते हैं। कल जो बात हो रही थी वो बात हो रही थी कि आप अपने किसी डायरी में या वर्ड फाइल में आप ये नोट्स ले सकते हैं, पर ये आपके नोट्स हैं जो आप अपनी रिसर्च के लिए करते हैं, इंडिपेंडेंट रिसर्च के लिए करते हैं। पर अक्सर हम लोग ग्रुप में काम करते हैं, हम लोग रिसर्च ग्रुप्स में काम करते हैं, और फिर क्या होता है कि फिर जो भी डेटा होता है, जो भी इंटरप्रिटेशन होता है, वो एक मतलब ऐसी कॉपी में लिखा होता है जो कि शेयर्ड होती है आपस में, सब पूरे ग्रुप की एक ही कॉपी होती है, और उस ग्रुप की जो कॉपी है उसका ओनरशिप उस ग्रुप के हेड के पास होता है, पर क्रेडिट उसको मिलता है जो उसने लिखा है। तो इसलिए नोट्स राइटिंग या रिसर्च मटेरियल कंपाइलेशन दोनों केसेस में अगर आप हार्ड कॉपी में कर रहे हैं तो उसका लीगल इंपॉर्टेंस होता है। मतलब यहाँ तक कि लोग उस डेट का ऑक्सीडेशन चेक करते हैं, कि आप बोल रहे हैं कि आपने इसको 50 साल पहले लिखा था और जिसने छापा है उसने 30 साल पहले छापा है, तो आपने चूंकि 50 साल पहले लिखा था तो कॉपीराइट आपका होना चाहिए। ये खासकर साइंस टेक्नोलॉजी और मेडिसिन में
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई आइडिया कब लिखा गया या कब सोचा गया। दूसरे विषयों में भी होता होगा, हमारी जानकारी उन विषयों में कम है, लेकिन इस चीजों में इसलिए ये लीगल इंपॉर्टेंस के लिए हस्तलिखित जो नोट्स होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। एज लॉन्ग एज आपने डेट डाली हो और अपना नाम लिखा हो जब आप लिख रहे हैं। अगर एक ग्रुप में कोई सभी काम कर रहे हैं एक ही चीज पर एक इंसान नोट लिख रहा है, तो उस जो नोट लिखने वाले को इंसान को लिखना चाहिए कि हमारा ये लोग एक साथ इस चीज में काम कर रहे हैं जो भी मैं आगे लिखने जा रहा हूं या जा रही हूं, और मैं लिख रही हूँ। यूजुअली क्या होता है कि जैसे फील्ड में हमारा, हम हमेशा से राइटिंग में रहे हैं, तो हमको जैसे ग्रुप में फील्ड हो रहा हो तो हमको दे दिया जाता है कि तुम लिखो, तो हम ये लिखेंगे कि इस काम में ये 7-8 लोग हैं, लेकिन लिख मैं रही हूँ। इससे क्या मतलब है कि जो भाषा है वो मेरी है, लेकिन काम सब लोग कर रहे हैं। अब रिसर्च या लेबोरेटरीज नोटबुक में क्या क्या लिखा जाता है, ये मैं रिमेम्बर, ये बात हो रही है कि अगर लेबोरेटरी या रिसर्च ग्रुप में कई लोग हैं, ये उसकी बात हो रही है। आप अपने गाइड या जो भी हेड ऑफ द रिसर्च ग्रुप है उससे आपको पूछना पड़ेगा कि आप रिसर्च नोट जो भी हम काम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपको उसको कैसे लिखवाना है। क्या हम अपने पर्सनली लिखें अपनी कॉपी में, या आपकी कोई कॉपी है जहां पे हम लिखें। तो वो यूजुअली क्या होता है कि कम से कम साइंसेस में ये होता है कि आपको बोला जाता है कि नहीं ये कॉपी है, इसमें आप लिखिए। तो आप उसमें आप डेट डालेंगे और अपना नाम लिखेंगे कि हम इस बारे में लिख रहे हैं, हमारे साथ ये लोग ये काम कर रहे हैं। मान लीजिए कोई सर्वे कर रहे हैं, 10 लोगों से बात कर रहे हो, कोई फील्ड फील्ड का काम कर रहे हैं, तो भी जो फील्ड नोटबुक होती है वो भी यूजुअली ग्रुप की होती है, क्योंकि सैंपल्स जो है 4-5 लोग कर रहे हैं पर लिख एक इंसान रहा है। उसका मतलब ये नहीं है कि जो लिख रहा है सिर्फ उसका वो सैंपल है, सैंपल तो पूरे 4-5 लोग सबका है, तो सबकी नोटिंग वहां होनी चाहिए। अब दूसरी चीज क्या आती है आगे कि अब इसमें क्या क्या लिखा जाता है। ये जो पीपीटी है ये काफी ज्यादा हद तक साइंसेस के लिए बनी है, तो अगर कोई नॉन साइंस का स्टूडेंट का कोई 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 पैटर्न, कोई अनयूजुअल चीज दिखती है, तो आप प्रश्न करें, मैं जवाब दे पाऊंगी। आप मुझे टोक के प्रश्न कर सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है उस बात के ओके लिए। मैम। हाँ, आप टोक के प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो पेजेस हैं हम अगले पेज से जाने से पहले पुराने पेज की जो क्वेश्चंस हैं वो डील कर लें। ये ना हो कि आप जब एक पेज आगे बढ़ गए हैं उसके बाद एक साथ सारे प्रश्न होते हैं तो फिर वो गड्डमगड हो जाता है, तो वो बात अच्छी नहीं लगती हमें। तो हमें क्या क्या लिखना चाहिए। तो हम कुछ भी कर रहे हैं, जो भी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और क्या हमें दिखा। जरूरी नहीं है कि एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो हमने देखा वही फाइनल रिजल्ट हो, लेकिन हमने क्या देखा हम वो कम से कम लिख के रख सकते हैं। अगर हमने कोई डेटा है तो रफ प्लॉट कर सकते हैं, कोई मैप बना रहे हैं तो एक रफ वो कर सकते हैं। अगर हाथ से ड्राइंग करना कंफर्टेबल नहीं है तो प्रिंट आउट लेके उस फाइल में या उस कॉपी में चिपका सकते हैं। क्या प्रॉब्लम आई, ये बहुत जरूरी है लिखना, कि हमने ये प्रॉब्लम आई और इसको हमने इस तरह से सॉल्व किया। ये आपको याद भी रहता है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम आई और इसको सॉल्व ऐसे करना है, कि अगली बार जब आप सर्वे करने जाएंगे तो आपको फिर से ना सोचना पड़े कि ये प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन था। पुरानी आपकी जो नोटबुक है उसमें लिखा होगा कि हाँ भाई इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, और क्या हमारी थॉट प्रोसेस थी ये करते समय, ये भी लिखना जरूरी है। और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो पेटेंट या क्रेडिट या अवार्ड ये सब प्रूफ करता है।
और ये भी प्रूफ करता है कि किसी ने बोल दिया कि अरे आप बोल रही हैं और आपने तो सर्वे किया ही, आप तो फील्ड गई नहीं। तो ये एक प्रूफ है कि देखिए मेरे पास ये फील्ड जाने का या ये एक्सपेरिमेंट करने का ये लिखित मेरा प्रूफ है, उस दिन का लिखा हुआ है, मैंने कल नहीं लिखा है, जब मैं गई थी तब मैंने लिखा था। तो नॉर्मली जैसे हमारे यहाँ स्टूडेंट्स काम करते हैं, तो पीएचडी स्टूडेंट्स का यूजुअली ये होता है कि नाम लिखा जाता है, वो काम करते, अक्सर एक एक कॉपी पूरी पीएचडी स्टूडेंट की भर जाती है, क्योंकि वो ही डेडिकेटेडली काम करते हैं उस लैब में। बट कॉपी की ओनरशिप मेरी होती है। तो मेरे लैब में काम करने के लिए कोई भी पीएचडी स्टूडेंट हो या एमएससी स्टूडेंट हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उनका रूल ये है कि वो हमारी कॉपी में लिखेंगे, जो भी ऑब्जर्वेशन है वो हमारी कॉपी में लिखेंगे, और अपनी कॉपी में अपने पास वो लिखे हुए की कॉपी रख सकते हैं, फोटो कॉपी या फोटो लेके रख सकते हैं, लेकिन वो कॉपी मेरे पास रहेगी ओरिजिनल वाली, सिर्फ इसलिए क्योंकि सैंपल मेरे हैं और काम मेरा है, काम में मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो नॉर्मली केमिस्ट्री या जियोकेमिस्ट्री या जियोलॉजी रिलेटेड कामों में या इवन बायोलॉजी रिलेटेड कामों में स्टैंडर्ड ये होता है कि जो जिसके सैंपल है या जो हेड ऑफ द लैब है उसकी कॉपी होती है, दैट पर्सन इज द ओनर ऑफ द कॉपी। ठीक है, यहां तक कोई प्रश्न है? मैंने खोला नहीं है, एक मिनट। नो मैम। हाँ, नहीं वो चैट खोलना चाहिए मुझे। तो दिख रहा है, आज उस दिन तो दिख रहा था, बगल में चैट कहाँ से आ रहा था, एक मिनट। अरे ये तो आ ही नहीं रहा, फिर हो सकता है कि इसी वजह से नहीं आ रहा। नहीं, कंटिन्यू करते हैं फिर देखते हैं। अच्छा यहाँ पे है, मिल गया। ओके, तो एक ये हो गई, हम अब आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या होता है, ये कितनी जरूरी चीज होती है। अगर आप 4 साल 5 साल पीएचडी कर रहे हैं तो लिटरली ये नोटबुक या अपनी आपकी पर्सनल नोटबुक और आपकी लैब की नोटबुक आपकी वो 4 5 6 साल की मेहनत होती है, सब कुछ उसमें लिखा होता है। तो आप उसको, एक तो लैब के हेड के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है कि अगर ये गुम हो गया तो फिर उस 3 4 5 6 साल की मेहनत जो है वो गायब हो जाएगी। तो अब किस में लिखना चाहिए? नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग कॉपी में लिखते हैं, हमारे पास मोटी मोटी स्पेशल कॉपीज होती हैं जिसमें डेट वाइज हम लोग बीच में डेट, अगर पेज किसी ने काट के निकाल दिया तो उसका एक वो लिखा रहता है, सिली हुई कॉपियां होती हैं। अब उसमें क्या होता है, डेट वाइज लिखा होता है, इसमें कोई लॉजिकल ऑर्डर नहीं है। आज एक कोई स्टूडेंट काम कर रहा है, परसों कोई और स्टूडेंट काम कर रहा है, जो जिस ऑर्डर से उन्होंने काम किया डेट वाइज लिख दिया। ये नहीं सोचा कि एक कोई और कुछ और कर रहा था और दूसरा कुछ और कर रही थी, इससे नहीं फर्क पड़ता। अब ये क्या है कि डुप्लीकेट बाउंड बुक ऐसी बुक्स आती हैं जिसमें 2 3 कॉपीज होती हैं, मतलब एक चीज आप ऊपर वाले टॉपिक में लिखो तो 2 कॉपियां अपने आप बनती हैं। ये यूजुअली कंपनीज में होता है। जो कंपनियां होती हैं, आपने काम किया, आपके पास एक कॉपी रही, एक कॉपी जो है वो जो 2 शीट एक्स्ट्रा बनी वो आपको 2 जगह जमा करना होता है, एक डिपार्टमेंट में, एक अपनी उसकी कंपनी के हेड ऑफिस में जमा होती है, क्योंकि ये कंपनी ओन करती है उन एक्सपेरिमेंट्स को, न कि आप खुद। ये नॉर्मली क्या होता है कि ये दोनों ऊपर के दोनों जो है प्रूफ अगेंस्ट फ्रॉड माने जाते हैं। इसमें जो स्टिच्ड बुक है, दोनों अगर स्टिच्ड बुक हैं तो वो प्रूफ अगेंस्ट फ्रॉड है कि आपने किया है काम। पर जो अगर नंबर आपने आपने काम करना शुरू किया, एक पेज प्रिंट आउट का प्रिंट वाला पेपर उठाया और लिखना शुरू कर दिया उस पर, दैट इज नॉट फ्रॉड बाई एनी, मतलब दैट इज नॉट प्रूफ। आपने उसको कब लिखा, कहाँ लिखा, वो कोई प्रूफ नहीं है।
आप ऑथेंटिसिटी प्रूव नहीं कर सकते कि आपने वो बीच में, चूंकि सिला हुआ नहीं है तो आप कहीं से भी एक पेपर आप कोई भी डाल सकता है, तो उसको प्रूफ नहीं माना जाता। इस तरह से कंप्यूटर में अगर हमने कोई फाइल बना के, वर्ड फाइल जैसी फाइल बना के अगर टाइप कर लिया, तो उसको भी ऑथेंटिसिटी नहीं माना जाता। पीडीएफ को ऑथेंटिसिटी माना जाता है। मान लीजिए कि आपने हाथ से लिखा और आपने उसकी फोटो खींच के एज ए पीडीएफ अपने पास सेव करके रखी, उसको माना जाएगा क्योंकि वो एक्चुअल लिखे हुए की कॉपी है। लेकिन जो ओरिजिनल, जो हमने वर्ड फाइल टाइप की, वो कभी भी टाइप हो सकती है, क्योंकि वर्ड में ये ऑप्शन नहीं होता कि आप ट्रैक करिए। ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो जिसमें आप मान लीजिए कि 10 तारीख को लिखा तो 11 तारीख को आप बदल नहीं सकते। वो कंप्यूटर फाइल्स जो होती हैं, वो उसको आप कह सकते हैं कि हाँ भाई, ये हमारी फाइल्स जो हैं वो ऑथेंटिसिटी प्रूफ है। पर वो ये नहीं रिकॉर्ड कर रहा है कि कौन लिख रहा है। तो चूंकि वो ये नहीं रिकॉर्ड कर रहा कि कौन लिख रहा है, वो खाली ये बोल सकता है कि हाँ ये जो है, ये इस तारीख को इस समय लिखा गया है, पर ये नहीं बोल सकता कि ये कौन लिखा है। तो इसलिए वो भी ऑथेंटिसिटी की प्रॉब्लम होती है। तो बेस्ट ऑथेंटिसिटी जो हमारी होती है वो स्टिच्ड सिली हुई बुक की होती है, और लूज लीफ की कुछ नहीं होती। कंप्यूटर की कर सकते हैं अगर किसी तरह से प्रूफ कर सके इस तारीख को हमने किया है। बट ये डिसीजन जो है वो नॉर्मली पीएचडी स्टूडेंट लेवल में आपका नहीं होता है। बट अगर आप किसी रिसर्च ग्रुप के हेड हो जाते हैं, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर या कंपनी के जो मैनेजमेंट होते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं कि किस तरह का रिकॉर्ड कीपिंग या किस तरह की नोटेशन आपको देनी है। मतलब ये यूजुअली टॉप लेवल डिसाइड करता है, जो भी उस लेवल लैब का टॉप लेवल। अब दूसरा ऑप्शन, जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक में भी ऐसे चीजें होती हैं जो आपको प्रूफ कर सकती हैं कि ये आपने काम किया है, जिसे कहते हैं लैब एग्जीक्यूटिव सिस्टम। उसमें लॉगिन होता है, जैसे बैंक में होता है कि हम बैंक का जो जो भी क्लर्क है, ऑफिसर है, जो भी वो करते हैं, वो पहले नोट करते हैं, वो पहले लॉगिन करते हैं। यानी उनके लॉगिन में जो भी काम होगा तो वो माना जाएगा कि उस इंसान ने किया है जिसके लॉगिन में वो काम हुआ है। तो इस तरह की चीजों को हम लोग लैब एग्जीक्यूटिव सिस्टम कहते हैं। दूसरी चीज होती है इलेक्ट्रॉनिक लैब नोटबुक, जो टाइम बताता है पर इंसान आइडेंटिफाई नहीं करता कि कौन कर रहा है। एलियस जो है वो दोनों करता है, वो ये भी बताता है किसने किया और कब किया। लेकिन प्रोज एंड कॉन्स यही है कि सिक्योरिटी कितनी रहेगी, कोई चेंज कर सकता है कि नहीं चेंज कर सकता, प्रूव कर सकते हैं कि कब चेंज हुआ। अगर मान लीजिए किसी ने टाइप करके सेव कर दिया, क्या उसको कोई हैक कर सकता है, जैसे कि कहा जाता है नॉर्मली आजकल की भाषाओं में, कोई हैकिंग हो सकती है उसकी। तो हाउ टू प्रूव, क्या हम प्रूव कर सकते हैं कि इसकी हैकिंग नहीं हुई है। तो जैसे आजकल एआई या कोई भी मॉर्फ पिक्चर या कोई भी ऐसी चीज है, तो उसके पकड़ने के तरीके होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये हो नहीं सकता, कठिन होता है। ओके, तो कॉपी कैसे होनी चाहिए ये आप लोगों को लगेगा कि बड़ा सिली सा पॉइंट है, बट नहीं, ये सिली पॉइंट नहीं है, क्योंकि पेपर कितने दिन रखना है ये बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए हमारे पास एसिड फ्री पेपर होना चाहिए, लाइन होना चाहिए, ब्लैंक वाला विदाउट रूल वाला पेज नहीं होना चाहिए, सिला हुआ होना चाहिए, पेजेस नंबर्ड होने चाहिए, एंड लार्ज होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए कि एक पेज में हम काफी कुछ लिख सकें। अगर जरूरत पड़े तो फोटो या प्लॉट जो है वो चिपका सकें। एंड यू हैव टू राइट इन विथ अ पेन, पेंसिल से लिखने से कोई फायदा नहीं है। आज का काफी कल से अलग है, क्योंकि टॉपिक जो है ये काफी लीगल और टेक्निकल इन द सेंस है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये चीजें जो हैं वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब आपके काम का जो है वो, अब आपकी लीगलिटी, आपकी पेटेंट, आपके काम का क्रेडिट अब बहुत जरूरी हो गया है। अब तक आप स्टूडेंट थे, अब आप रिसर्चर्स हो, तो आपके
काम की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है और आपको क्रेडिट भी मिलना चाहिए। तो इसलिए इतना हाईली टेक्निकल ये जो है, और ये रूल्स जो है नए नहीं है। ये जब से मेरे ख्याल से पब्लिकेशंस शुरू हुए हैं 1600-1700 शताब्दी से, तब से ये रूल्स ऑलमोस्ट बने हुए हैं। इसीलिए कंप्यूटर का इसमें इस्तेमाल थोड़ा कम है, क्योंकि पेपर की लीगैलिटीज काफी क्लियर है। तो अब ये पेन का जो मैंने बोल दिया कि ये मिटने वाला नहीं होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए, पानी मतलब वाटर प्रूफ इंक होनी चाहिए, एंड उसका वो जो होता है ना, कभी कभी आप जेल पेन से लिखिए तो अगर आप हाथ से कहीं से हाथ लग गया सूखने से पहले तो वो छितर जाता है, वैसा भी नहीं होना चाहिए। अब ये होना चाहिए कि हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स होना चाहिए। कोई करता है, कोई नहीं करता है। मैंने जहां तक देखा है मोस्ट ऑफ द पीपल टेबल ऑफ कंटेंट्स में नहीं करते, बट फिर भी फर्स्ट 2 पेजेस उनके लिए छोड़ देना चाहिए। अब एक्सपेरिमेंट्स हमें डेट, पेज नंबर और टाइटल हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार कॉन्टिन्यूअसली एक ही प्रोजेक्ट पे काम हो। एक ही लैब में अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम होता है अक्सर। अब स्टार्ट डेट होना चाहिए, हमें टाइटल होना चाहिए, क्यों क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सब होना चाहिए। क्या हुआ, हाँ कुछ गड़बड़ हुई, ये भी लिखना जरूरी होना चाहिए। जैसे इन्होंने लिखा कि कुछ चीजें, कुछ गिर गया, किसी की उस पे पैर लग गया, उस पे किक लग गई, वो छितर गया, ये भी लिखना चाहिए। अब प्लॉट अगर है तो उसको उसमें चिपका सकते हैं, और नहीं तो अलग से अगर किसी फोल्डर में रखे हैं तो उस फोल्डर का नंबर यहाँ पे लिख दीजिए कि हाँ भाई ये फोल्डर पे ये नंबर जो है, ये जैसे मान लीजिए कोई एक्सरे है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, कोई किसी का एक्सरे है या कोई एक्सपेरिमेंट का एक्सरे है, तो आप यहाँ पे लिखिए कि एक्सरे नंबर ये है इसका, और इस फाइल फोल्डर में ये रखा है, और इसका क्या मतलब है, हमने क्या देखा। मान लीजिए कोई गड़बड़ दिखी, कोई वियर्ड चीज दिखी, हम लोग पब्लिकेशन में जरूरी नहीं है उसे लिखें, लेकिन यहां जरूर लिखा जाता है। अब क्यों लिखा जाता है कि कोई एक्सपेरिमेंट हम क्यों कर रहे हैं, हाँ कि क्योंकि ये बहुत जरूरी होती है। कोई भी एक्सपेरिमेंट, खासकर मॉडर्न जमाने में, कोई भी सर्वे, कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी फील्ड वर्क जब आप बोलते हैं कि हाँ हमें करना है, तो उसमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं। आप बेसिकली बोल रहे हैं कि हमें हजारों या कुछ केसेस में लाखों रुपए आप हमें दीजिए, हमें ये एक्सपेरिमेंट करना है। तो इसका मतलब है कि आपको हमेशा समझ होनी चाहिए, आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि क्यों करना है ये एक्सपेरिमेंट और इससे हमें क्या मिलेगा। तो ये भी शॉर्ट में आपकी नोटबुक में लिखा होना चाहिए। अब कर रहे हैं जब एक्सपेरिमेंट, तब हमने क्या क्या प्लान किया था, कैसे करने के लिए, और फिर हमने, कभी कभी क्या होता है कि हमने प्रोटोकॉल तो हमने बोल दिया ये वाला फॉलो करेंगे, लेकिन जब हम पहुंचे सर्वे करने तो वो चीज प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो पाई किसी भी वजह से। मान लीजिए हमने बोल दिया था कि हम हर गांव में 1 आदमी से बात करेंगे या 10 आदमी से बात करेंगे, और ये जो होंगे महिला और पुरुष दोनों होंगे, ये हमने प्रोटोकॉल डिसाइड करके बोल दिया। अब किसी गांव में हमें 5 महिलाएं या 5 पुरुष नहीं मिले तो क्या हम उस गांव का सर्वे नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि हमें जितनी महिलाएं मिले और जितने पुरुष मिले हम सबसे बात कर लेंगे, लेकिन उसके बाद उसकी वेटेज बाद में डिसाइड की जाएगी। क्योंकि ये नहीं कह सकते हम लोग कि भाई किसी, क्योंकि हम जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हमने बोल दिया हमको ये गांव का करना है, लेकिन अगर हम उस गांव में गए और हमने किसी से बात नहीं की, हम वापस आ गए, तो आपने उस जाने और आने का पैसा आपने वेस्ट किया। तो हम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पैसे की मतलब बाद में आपसे पूछा जाएगा आपने उस गांव में गए आपने किसी से बात क्यों नहीं की। आप ये बोल नहीं सकते कि भाई हमारे प्रोटोकॉल में लिखा था हमें 5 जेंट्स और 5 लेडीज चाहिए, हमें नहीं मिली तो हम वापस आ गए, ऐसा नहीं कह सकते। तो इसलिए हम, हो ही सकता है कि हमें जो प्रोटोकॉल डिफाइंड होता है, प्रोटोकॉल डिफाइंड होता है, लेकिन उसको 100% फॉलो करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है,
ये चीज हमेशा सही नहीं होती। पर तो इसलिए प्रैक्टिकली चूंकि पॉसिबल नहीं होता, तो वो हमें लिखना होता है कि हमने, हमारे प्रोटोकॉल में ये था पर हमने ये किया। फिर कोई एक्सीडेंट हो सकता है। मान लीजिए आप किसी गांव में किसी से लोगों से बात करने गए, या कोई पर्टिकुलर, हम लोग के जियोलॉजी के केस में हमने कोई पहाड़ में हम लोग चढ़ने गए और पहाड़ से हम लोग को कुछ देखना था, ऐसा सामान लेना था, सैंपल लेने थे। उस समय कोई एक्सीडेंट हुआ, पहाड़ का एक हिस्सा धंस गया, या गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से गांव के लोग जो हैं बहुत एजिटेटेड हुए, वो बात करने में उन्होंने, मतलब उन्होंने कंफर्टेबली आपसे बात नहीं की, उन्होंने बड़े उस तरह से बात की, तो ये आपके रिजल्ट्स को असर डालता है। इसलिए आपके पास ये नोट होना चाहिए कि कोई अनयूजुअल बात हुई थी और क्या हुआ था, और उसकी वजह से आपके सर्वे पर, आपके डेटा पर, आपके सैंपल पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। अब अगला है कि उस कर लिया हमने एक्सपेरिमेंट, उसके बाद हमको लिखना पड़ेगा कि क्या क्या हमारा डेटा क्या है। रॉ डेटा, एकदम बेसिक रॉ डेटा आपके पास इसमें लिखा होता है। फिर और ये इंट्रोस्पेक्शन कि हमने जो निकलने से पहले सोचा था उससे हमारा एक्चुअल चीज हमारी कितनी अलग हुई, क्या अलग चीज आपने देखी। क्योंकि एक थियोरेटिकल प्लानिंग एक अलग चीज होती है, और प्रैक्टिकल में जब आप वो चीज करते हैं तो वो आपके ऑब्जर्वेशंस हो सकता है काफी अलग हो, और करेक्शंस आपको करना पड़े, और फॉलो अप क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बार बार आपको मैंने इसलिए लिखा है इसमें प्रेजेंटेशन में, इसका मैं पीडीएफ दे दूंगी, पर इसमें बार बार ये लिखा है कि डेट जरूर लिखनी चाहिए, और रोज ये लिखना चाहिए। ये नहीं है कि कल लिख देंगे, आज कर लेते हैं कल लिख देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। और दूसरा है कि सारी चीजें लिखनी है, बुरी चीजें छिपानी नहीं है। अगर आप फेल हो रहे हैं कोई चीज, कोई कारण से आपको फेल हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो भी लिखना है। क्योंकि इस रिसर्च में कभी भी कोई बुरी या अच्छी चीज नहीं होती। कभी कभी गलत चीज जो आपने देख भी ली, उसका भी पॉइंटिंग आउट अक्सर अच्छा होता है। मतलब अच्छी क्रेडिट मिलती है कि अगर आपने ऐसी कोई चीज देखी जो पहले किसी ने रिपोर्ट नहीं की, भले वो बुरी चीज हो, लेकिन किसी ने रिपोर्ट नहीं की और आपने की, तो वो एक आपके अच्छे क्रेडिट के लिए होता है। और बार बार वही लिखा हुआ है, फाड़ना नहीं चाहिए। लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई चीज काटनी, तो एक सिंगल लाइन से काटना चाहिए कि आपने एक्चुअली लिखा क्या था, और बाद में अपना माइंड चेंज किया है। आप बोलेंगे कि हाँ भाई हमारी इंग्लिश खराब है, तो हमने गलत इंग्लिश लिखी थी, किसी ने करेक्ट करी है। लेकिन हो सकता है कि आपकी इंग्लिश खराब है और आपकी गलत इंग्लिश लिखी थी, लेकिन और भी तो कोई कारण हो सकता है कि आपके गलत इंग्लिश की वजह से शब्द चेंज किया गया हो सकता है कि आपकी मीनिंग कुछ और बता रही थी, और आपके गाइड जो करेक्ट कर रहे थे वो कुछ और मीन करना चाहते हो। इंग्लिश खराब की जरूरी नहीं हो, क्योंकि रिसर्च की भाषा बहुत टेक्निकल होती है। तो रिसर्च की भाषा में हो सकता है आप जो उसको सादी भाषा में लिखना चाहते हो, आपके गाइड पॉइंट आउट कर रहे हो कि ये वर्ड यहाँ पे कुछ और मीन कर सकता है, इसकी जगह पे ये वर्ड यूज करो। तो कोई भी चीज से करेक्शन जो है वो गुचक गोच के नहीं करने चाहिए, और वो पढ़ा होना चाहिए कि आपने पहले गलत क्या लिखा था और उसके बाद सही क्या हुआ था। और हमेशा साइंड और कॉन्टोर साउंड साइंड होना चाहिए, बट हमने आज तक, सच में इंडस्ट्री में हो सकता हो कि ये रेगुलर काउंटर साइंड और साइंड हो, बट यूजुअली कोई नहीं करता, बट ऑफ कोर्स करना चाहिए। हम्म। तो अगेन क्या लिखना चाहिए, सब कुछ लिखना चाहिए, रोज लिखना चाहिए, और प्रेफरेबली सबको लिखना चाहिए। लेकिन अगर कोई सबको नहीं लिखता है, तो एक ग्रुप में अगर एक इंसान लिख रहा है तो ये क्लियरली लिखा होना चाहिए कि लिख कौन रहा है और बाकी कौन लोग हैं उसमें। एंड ये जो है
ये हमेशा याद रहे कि आपका हेड, मतलब लेबोरेटरी या ग्रुप के हेड या आपके एम्प्लॉयर, इस चीज के रिकॉर्ड के एक्चुअली ओनर्स हैं। ओके, अब ये देखो, ये है कि अब ये तो, एक मिनट, ये मुझे दिख नहीं रहा, आई एम सॉरी। हाँ, तो अब ये है कि रिक्वायरमेंट, अब कोई टीचर या सुपरवाइजर या कंपनी या हेड जो है, ग्रुप के हेड, वो ये बोल सकते हैं कि यार इतना ना लिखा करो, तुम बस जो ऑब्जर्वेशन है वो लिखो, ठीक है। लेकिन एक स्टूडेंट के लिए वो जरूरी है कि बाकी चीजें भी लिखी जाएं, आइडियाज और ये सब। तो आप ये कर सकते हैं कि आप डेटा और जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है वो आप लैब वाली नोटबुक में लिखें, और बाकी जो है अपनी नोटबुक में लिखें, जो कि स्टिल प्रूव है कि आइडियाज आपके हैं। और आपकी, आपने नोटबुक में लिख रहे हैं तो डेट डालिए, ये जरूरी है। पर ये नहीं जरूरी है कि आप उसका क्या, आपका मतलब आप अपना नाम ना लिखें तब भी चलेगा, क्योंकि कॉपी आपकी है। बट डेट जरूर डालिएगा, तो उससे समझ में आएगा कि आपको भी याद रहेगा कि भाई इसका ये जो है वो रेफरेंस है। क्योंकि यूजुअली क्या करते हैं सीनियर्स या सुपरवाइजर्स या हेड ऑफ द ग्रुप, ये कहते हैं कि नॉर्मली दे विल से कि अपनी कॉपी में आप डेटा नहीं लिख सकते हैं, या टेक्निकल डिटेल्स आप अपनी कॉपी में नहीं लिख सकते, पर आपके अपने थॉट्स तो आप लिख सकते हैं। तो वो आप अपने थॉट्स लिख लीजिए। अब बेयर मिनिमम जो हम लोग, आई डोंट नो एमएससी या मास्टर्स में क्या होता है, बट डेफिनेटली ग्रेजुएशन तक जो लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, डिटेल, प्रोसीजर, समरी। बट यूजुअली क्या होता है कि ये तो बेयर मिनिमम होता है, आप इससे बहुत ज्यादा लिख सकते हैं, और सारी नीटी ग्रिटी भी लिखी जाती है। क्योंकि पेपर में सब कुछ नहीं लिखा जाता, क्योंकि पेपर इतना डिटेल नहीं लिखा जाता कि क्या हमने कौन सा सेंट्रीफ्यूज यूज किया था, क्यों दूसरा सेंट्रीफ्यूज बीच में बदला था, ये कोई नहीं लिखता। लेकिन आपकी कॉपी में, नोटबुक में ये होना चाहिए कि आरपीएम कौन सा यूज किया था, रोटर कौन सा लगा था, बीच में प्रॉब्लम थी कोई थी। ये सब चीजें रिसर्च पेपर में नहीं लिखी जाती, पर नोटबुक में लिखी जाती। क्योंकि अगर आपको वो चीज रिपीट करनी है और जरा सा भी कुछ डिफरेंस आया, तो आपको याद रहना चाहिए कि पिछली बार क्या किया था हमने। ठीक है। अब ये है कि हम अटैच क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर जनरेटेड डेटा, फोटोग्राफ्स, प्रिंटेड ग्राफ्स, डेटा सारे होने चाहिए उसमें। और और भी चीजें, नोट्स, पेस्टेड कॉपीज, कॉन्वर्सेशंस, रीडिंग्स, ईमेल्स, अगर ऐसी कोई चीजें हैं तो। और ये लिखना चाहिए कि अगर कोई ऐसा चीज है जो हम कॉपी नोटबुक में नहीं डाल सकते हैं, वो चीजें वो फोल्डर में अलग से रखिए, वो पर उसका नंबर जो है वो नोटबुक में होना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल है जिसमें दिखा रहे हैं कि ये फोटोग्राफ्स उन्होंने एक्सपेरिमेंट के नोटबुक में उन्होंने लगाए थे। मैं यहाँ पे एक 5 मिनट रुकती हूँ, और प्लीज सोचिए, और यहाँ तक में कोई प्रश्न है तो बताइए। अब वापस फिर हम लोग लीगैलिटी पे बात कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन एंड द पीआई इज लीगल ओनर। ओके, आप ओरिजिनल लैब से बाहर नहीं ले जा सकते हैं, पीआई ही पर कॉपीज बना सकता है।
और ये ओनरशिप बेसिकली उसकी होती है। रिसर्च टीम्स यूजुअली 10 साल, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं ये रिसर्च नोटबुक। सो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, इसका मतलब है कि हमें पे हमारी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो संस्थान है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, उसमें बीरबल साहनी जी के रिसर्च नोट्स और नोटबुक्स हैं, प्रिजर्व्ड हैं, उनके स्टूडेंट्स के भी हैं, इवन उनके गाइड्स के साथ, जो क्योंकि उस जमाने में चिट्ठी होती थी, तो उस उनके गाइड के साथ उनका जो पत्राचार है, और या काफी लोगों के साथ, अलग अलग लोगों के साथ जो पत्राचार है बीरबल साहनी जी का, वो हमारे यहाँ से प्रिजर्व किया गया है। क्योंकि ये एक सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये आपके फ्यूचर के लिए है कि आप क्या काम करते थे, कैसे काम करते थे। यहाँ तक कि कुछ लोग न्यूटन के नोटबुक्स पढ़ के ये समझने की कोशिश करते थे कि वो कैसे इंसान थे। न्यूटन के नोटबुक, रिमेम्बर न्यूटन 16वीं मतलब 16 समथिंग में पैदा हुए थे और 17 समथिंग में गुजरे थे। तो उस समय की उनकी नोटबुक्स भी प्रिजर्व की गई हैं, और ये पता करने के लिए लोग उसको पढ़ते हैं कि वो किस तरह के इंसान। तो इस तरह की चीजें हैं। फिर अभी लगभग सारे नोबेल विनर्स के कॉपीज और वो जो नोटबुक्स हैं वो प्रिजर्व किए जाते हैं। मैरी क्यूरी की नोटबुक्स चूंकि रेडियो एक्टिव हैं,